नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। थोड़ा है लेकिन अभी भी थोड़े की जरूरत है। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में अगर यह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन, दवाओं और बेड की कहीं कोई कमी नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं की कमियों की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह बात भी कही। लेकिन फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाएं अब भी सभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रदेश में अब भी कई जगह पर व्यवस्थाओं में कमी नजर आ रही है। साथ ही कोरोना को लेकर अब भी लोग परेशान हैं। इन सबके बीच लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाने की जरूरत है। और इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त में मुहैया कराएगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को इन्हें कंपनी और मार्केट से खरीदना होगा। अगर प्राइवेट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और मरीज के लिए बहुत जरूरी है तो ऐसी स्थिति में डीएम और सीएमओ मरीज को यह इंजेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर सियासत भी जारी है। प्रियंका गांधी का कहना है कि शहरों में ठीक तरह से टेस्टिंग नहीं हो रही और गांव के इलाकों में टेस्टिंग ना के बराबर है। इन सबके बीच कोरोना महामारी को देखते हुए विदेशों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। साथ ही देश में कोरोना से निपटने के लिए कुछ इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन अब भी थोड़े की जरूरत है। तो ऐसे हालात में देश के पास कोरोना से निपटने के लिए कितनी तैयारी है, क्या व्यवस्था है और देश को कितनी मदद की जरूरत है, इन सबको समझने के लिए अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। और अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल होगा हमारे साथ, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर कितना है और कितने की जरूरत है। क्योंकि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, लेकिन ये थोड़ा कितना है और कितने की अभी जरूरत है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ना दवाओं की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें कई जगह से आ रही हैं वो कुछ और बयां कर रही है। विपक्ष भी इस पे सरकार को घेर रहा है। अब सरकार के अपने दावे हैं। 24 घंटे में कुल 2771 लोगों की जान गई है और कुल मौतें जो हैं 1,97,894 अब तक हुई हैं। एक्टिव केस 28,000 लगातार इससे ऊपर है संख्या। और 24 घंटे में कुल केस जो हैं वो भी काफी संख्या में ऊपर बढ़ चुके हैं। और रोजाना ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ रहे हैं। 1,97,894 अब तक लोगों की मौत हुई है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें इन 24 घंटों में तो 33,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिस हिसाब से आंकड़े सामने हैं, जो संख्या सामने है, क्या उस हिसाब से तैयारियां हैं? क्योंकि जो तस्वीरें कई जगह से आई वो बेहद भयावह थी, वो विचलित करने वाली थी, वो डरावनी थी। लेकिन ये मुख्यमंत्री प्रदेश की, जिनके हाथ में बागडोर है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो पूरी जिम्मेदारी से अगर ये कहें कि बेड की कमी नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक है, कुछ लोग पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें समझ में आता है कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है। विपक्ष के चश्मे से देखें तो तमाम कमियां नजर आती हैं, लेकिन फिलहाल बात हम ये करेंगे कि अभी जितना है क्या उतना काफी है, और अगर नहीं तो और कितने की जरूरत है। क्योंकि जितना है उतने में लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है या हालात सामान्य हैं। क्योंकि जब जमीन पर उतर के देखते हैं तो कहानी कुछ और नजर आती है, तस्वीरें कुछ और दिखाई देती हैं, हकीकत कुछ और दिखाई देती है। लेकिन जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात में भी कोई दम होगा। तो इसे हम समझेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में सरकार के पास कितना है और आगे कितने की जरूरत है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, जिसमें अश्विनी शाही है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रोशनी जायसवाल है, प्रवक्ता कांग्रेस की, कपिश श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रमा श्रीवास्तव हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए के। आप चारों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले रमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास बाद में जाऊं, लेकिन आपसे समझूंगा उत्तर प्रदेश के अभी जो हालात हैं, क्या उससे निपटने की तैयारी काफी है या अभी और बहुत सी जरूरतें हैं? जमीनी हकीकत क्या है और कितना सरकार के पास है, अभी कितने की जरूरत है? जैसा कि रिसर्च एनालिसिस से पता लगा है कि अभी
जो सेकेंड वेव आई है उसका पीक आना बाकी है, जिसमें कि करीब 1 हफ्ते से 15 दिन का समय है। तो सरकार अपनी तैयारियां पुरजोर कोशिश से कर रही है, लेकिन तैयारियों में अभी और सप्लीमेंटेशन की एड ऑन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी ही हमें बेड कम पड़े, वेंटिलेटर्स कम पड़े और कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी। तो सरकार इस कोशिश में लगी हुई है, ये हम लोग निरंतर देख रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी और जरूरत है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है। अभी घटी तो है नहीं, 2 दिन के लॉकडाउन के बाद ये फर्क पड़ा था कि सोमवार को कुछ संख्या कम हुई थी जी, लेकिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने से इकोनॉमिक क्राइसिस अलग हो जाती है, कई सारी और परेशानियां हो जाती हैं। इस वजह से हमें आने वाले समय के लिए नंबर ऑफ बेड ज्यादा चाहिए और कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए और स्टाफ भी चाहिए, क्योंकि चिकित्सकों की संख्या भी घट रही है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट, कंसल्टेंट ये सब बीमार हो रहे हैं और उन्हें आइसोलेशन में रखना पड़ रहा है। कई भर्ती हो रहे हैं, कईयों को बेड नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की परेशानियां अभी तो बनी हुई हैं, लेकिन उसमें सुधार आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि सरकार ने अपनी सारी कोशिश की है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है। कपीश, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि प्रदेश में हालात सामान्य हैं, कुछ लोग पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेड की जो संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन ठीक है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, कहीं कोई हकीकत कुछ हो रहा है, दावे कुछ हो रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो ये बात कह रहे होंगे ना? ये किस किताब में लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री अगर कहेंगे तो वो सच्चाई ही होगी? मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और सच्चाई क्या है कि सारे फर्जी आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी आपको तमाम वीडियोज में भेज सकता हूं, कानपुर से शमशान का आया हुआ वीडियो है। जहां गोरखपुर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, रोज 5 से 6 मौतें बताते हैं और 50 से 60 लाशें जलाते हैं। ये कैसे जल रही? अभी कल मैं अपने एक बहुत शुभचिंतक के दाह संस्कार के अंदर गया, राजघाट के अंदर 50 से ज्यादा शव जल रहे थे और सब कोविड के थे। और आज प्रिंट होकर के आया है तो उसमें 4 केवल मौत की दरें दिखाई गई। अरे भयंकर तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले तो ये बता दें कि गोरखपुर के अंदर जो गोरखनाथ चिकित्सालय है उसको उन्होंने अभी तक कोविड क्यों नहीं घोषित किया? उसमें अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं की? आखिर सारी चीजें तो उनके हाथ में है, जो उनका अपना हॉस्पिटल है वहां तो वो व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। दूसरों की क्या हाल बताओ? और ये क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि प्रत्येक जिले में कहां कितने बेड हैं और उसको ऑन ऑफ एयर कीजिए कि कितने खाली हैं और कितने आपने बनाए। L1, L2, L3 के जो आपने आज से 1.5 साल पहले बेड बनाए थे तब टूट चुके हैं। बाबा रोगोदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के अंदर, क्योंकि जहां मैं रह रहा हूं वहां की बेहतर जानकारी आपको दे सकता हूं। इसके अंदर एक हम लोगों ने बाल चिकित्सा संस्थान बनाया था, जिसको पिछले कोविड में तमाम बार कहने के बाद उसे कोविड के हॉस्पिटल में बदला गया था और 500 की जगह 300 बेड उसमें बनाए गए थे। तो L1, L2, L3 वो तीनों था, जिसमें कि 200 L2 के थे, 50 L1 के थे और 50 प्लेन बेड थे। और बाकी उसी कंपाउंड के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 200 बेड थे। इस समय कुल मिलाकर के 250 बेड है। बाकी बेड कहां चले गए? टीबी हॉस्पिटल का 100 बेड कहां चला गया? ललित नारायण रेलवे चिकित्सालय के अंदर उस समय 200 बेड थे, इस समय 25 बेड भी काम नहीं कर रहे हैं। आखिर वो 175 बेड कहां चले गए? इस तरीके से मैं तमाम चिकित्सालयों की चीजों को दे सकता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगता है सब ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष के कहने पे मत जाइए। दिन भर आप ही तो समाचार दिखा रहे हैं, सारे मीडिया चैनल समाचार दिखा रहे हैं। अब यह बात अलग है कि आपने भी शुरुआत की तो कही कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ा है और बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि लाखों का अंबार बिछा हुआ है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। रेमडेसिविर को तो छोड़ दीजिए, जो शुरुआती जब सेलिन है और क्या बोलते हैं अन्य कर्विमीन है, वो सब 200 mg की वो सब नहीं मिल रही है, वो भी कठिन हो गया है। और आज आप कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में उपलब्ध कराएंगे। पहले कहां पिक्चर करा रहे थे? कलकत्ता की रैली में, कलकत्ता के रैली के अंदर करा रहे थे। मैं तो देखो आपने आंख में झोंक दिया और अब आप कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक है। हकीकत यह कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे।
ठीक है, मैं आखिर में आऊंगा आपके पास, इसका जवाब लूंगा अश्विनी जी, लेकिन उससे पहले रोशनी मैं आपका रुख करूंगा। प्रियंका गांधी भी ये कह रही है कि शहरी क्षेत्रों में टेस्टिंग नहीं हो रही और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ना के बराबर है टेस्टिंग। आपको भी लग रहा है क्या आंकड़ों में कोई हेरफेर हो रहा है? मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं फील्ड वर्क कर रही हूँ और अपनी आंखों से हर दिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की रहने वाली हूँ और यहाँ की जमीनी हकीकत देख रही हूँ। हाँ। और यहाँ पे मैं चैलेंज करती हूँ कि किसी भी पेशेंट के लिए एक बेड किसी भी हॉस्पिटल में कोई ढूंढ के दिखा दे आज के डेट में। ये भयावह स्थिति है। और शमशान घाट पे कभी दिखा रहे हैं कि 2 लोगों की मौत, कभी 5 लोग की मौत, ऐसा न्यूज़पेपर में आ रहा है। और शमशान घाट पर लाइन लगी हुई है, जलाने तक की जगह नहीं है। नए नए शमशान घाट के उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन इसमें अफसोस की बात है अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी आके फीता नहीं काटे हैं शमशान घाट का। ना ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, वो सिर्फ बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे बेड की कमी नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर से मेरे पास फोन आ रहे हैं और 100 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं मेरे पास और मैं उन्हें सिलेंडर उपलब्ध करवा रही हूँ और वो लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं अपने 100 किलोमीटर दूर। ऐसी भयावह स्थिति है। और उसके बाद भी भाजपा का तो हमेशा से, जब से वो आई है 2014 से केंद्र में, उसका एक ही काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। लेकिन जहां ये महामारी के समय में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इस समय तो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे सारी स्थिति ठीक है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। सच्चाई पूरी तरह से यही, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बेड नहीं है, एक भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 800 रुपए की कीमत वाली 30-30 हजार रुपए में ब्लैक में खरीद रहे हैं लोग। और शमशान घाट पे एक के ऊपर पैर रख के, दूसरे लाश के ऊपर पैर रख के लोग अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। ये भयावह स्थिति है। अश्विनी शाही, स्थिति ये है जो विपक्ष बता रहा है, तस्वीरें हमारे सामने भी आती रही हैं, इससे किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं। ये कौन है कुछ लोग और हालात क्या है प्रदेश के? वो एक कुर्सी पर बैठे हुए और जिम्मेदार व्यक्ति के कुर्सी पर बैठे हुए कह रहे हैं। और कौन अफवाह फैला रहा है, ये अभी आपने सपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देख लिया। किस तरीके से देश में संवेदना फैली हुई है, देश में स्थिति गड़बड़ है। मैं मानता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर मानता हूँ कि कुछ दिन पहले तक हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी और चीजें थी। अब पूरा स्थिति कंट्रोल में सरकार कर ले आई है। उसके बावजूद सपा के नेता और कांग्रेस के लोग यही अफवाह फैला रहे हैं, जो जनता में आप लोगों के यूज कर रहे हैं, जो नेशनल चैनल पर बैठकर ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। ये बीच में बोल रही हैं, बोल लीजिए। कंफर्म है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह, मंत्रियों की तरह सिर्फ झूठ बोलेंगे और वो भी नेशनल टेलीविजन पे आप डिबेट में सबके सामने 130 करोड़ जनता के सामने अगर आप झूठ बोलेंगे। एक सेकंड रोशनी देखिए, एक एक करके बोलेंगे ना तो बात समझ आएगी। आपने बहुत सवाल उठाए, बहुत आरोप लगाए, अब उसका जवाब ले लेते हैं, उनको बोलने दीजिए। अश्विनी शाही, आरोप लगाया देश में पैनिक का बटन ये लोग दोबारा पैनिक ये लोग फैला रहे हैं और यही कारण है राजेश जी। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, पैनिक नहीं फैला रहे, सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, देखिए उनसे जवाब ले लेते हैं। रोशनी एक सेकंड, रोशनी आपको मैं दोबारा आपको पूरा टाइम दूंगा, अभी पूरा वक्त है, आप फिर सवाल पूछिएगा। आपको जो कहना हो मैं पूरा आपको वक्त दूंगा। अभी फिलहाल उनको बोलने दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कई आरोप और कई सवाल उठाए हैं उनके ऊपर, आपने भी। अश्विनी शाही। राजेश जी, कांग्रेस जो है न 3 में न है न 13 में है और बीच में बोलने की आदत इन लोग की, जवाब नहीं जाने देंगे जनता के पास। ये लोग सिर्फ पैनिक फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पिछली बार दुनिया ने देखा था स्कूटर के नंबर लगाकर बसें खड़ी कर दी गई आगरा के बॉर्डर पर। वो स्कूटर के नंबर 7 की बसें वही जयपुर में प्रवासी मजदूर बिहार के फंसे हुए थे, इन लोगों ने पहुंचाने का काम नहीं किया। मैं आता हूँ मुद्दे पर, वो डिटेल हो जाएगा मामला। मैं इस मुद्दे पर आता हूँ जो आरोप लगाए गए हैं। आज मैं नहीं कह रहा हूँ राजेश जी, ये आपका मीडिया चैनल बता रहा है और जितने अखबार है बता रहे हैं कि कितने 3 कॉरिडोर से कितनी जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं और ऑक्सीजन अभी स्थिति ठीक हो गई है। जो लखनऊ की तरफ आ रहे हैं, जो झांसी और दूसरे जगह भेजे जा रहे हैं, लखनऊ में जो रहा उसमें से 1 टैंकर 2 टैंकर बनारस में भी उतरता है। बनारस रास्ते में पड़ता है। अब ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में है। राजेश जी, ऑक्सीजन के लिए पैनिक क्यों हुआ था? एक शुरुआत से ही विपक्ष के नेताओं के द्वारा पैनिक इस तरीके से फैलाया गया
कि लोगों ने कोई भी किसी को भी कोरोना हुआ वो अपने जान बचाने के लिए अपने घरों में सिलेंडरों को रखना शुरू कर दिए लोग। इस तरह से ऑक्सीजन की एक कृत्रिम किल्लत पैदा होगी। रेमडेसिविर की बात है, मैं बताना चाहूंगा, कल तक कालाबाजारी हो रही थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा है कि हम फ्री में देंगे और प्राइवेट अस्पतालों को भी जरूरत होगी। देखिए इतना प्राइवेट अस्पतालों को नहीं दे सकते, अगर राशनिंग नहीं करेंगे तो दिक्कत वहां भी हो जाएगी। इसलिए वहां डीएम और सीएमओ की जिम्मेदारी पर प्राइवेट। यानी आप ये कह रहे हैं कि कल तक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन आज नई सुबह है, आज हालात सामान्य हो रहे हैं, अब सब कुछ ठीक है। 2-3 दिन पहले तक स्थितियां ठीक और अचानक से इतने लोग इतने मरीज आए हैं, कोई भी व्यवस्था चरमरा जाएगी। मुख्यमंत्री जी लेकिन को अब ये सारी कबूल करना स्थितियां चाहिए कंट्रोल में है। कि हाँ स्थिति भयावह है, आपको रोशनी जी स्थिति आप लोग पैनिक मत फैलाइए। राहुल गांधी ने पिछली बार में कब हुआ था तो उन्होंने कहा लॉकडाउन सुप्रति फरमान है, और आज जो है वो आज लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अच्छा रोशनी जी महाराष्ट्र को समझाइए, अपने छत्तीसगढ़ को समझाइए। रोशनी जी उत्तर प्रदेश को ध्यान दे रही है, चाहे स्थिति कंट्रोल में है। आप लोग कुछ नहीं अफवाह मत फैलाइए। रोशनी जी कांग्रेस का काम हो गया अफवाह फैलाना। प्रियंका गांधी कितना मदद कर रही है किसकी? सच्चाई बयां कर रहा है रोशनी जी मेरी बात एक सुनिएगा कि देश की मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से पूछिए झूठ कौन बोल रहा है, कौन झूठ फैला रहा है। एक सेकंड, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, बड़ा झूठा कोई देश में नहीं है, झूठ बोलने वाला, एक अफवाह फैलाने वाला। सेकंड, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, अभी जो ऑक्सीजन के कुछ टैंकर लखनऊ पहुंच रहे हैं, कुछ अभी और आने वाले हैं, जो हालात बने हुए थे 2-3 दिन पहले और आज के अगर हालात की बात करें या आने वाले कल की बात करें, अब लगता है कि हालात सामान्य होंगे? हालात में सुधार तो आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ऑक्सीजन आना शुरू हो गया है, मिलना शुरू हो गया है। ये है कि लाइन अभी भी बहुत लंबी है, इंतजार करना पड़ रहा है 24 घंटे या उससे ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन आया तो सही। तो मेरा विचार है और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कम से कम 40 से 60% मरीजों तक तो ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो गया है और आगे भी सप्लीमेंटेशन आता रहेगा तो फिर बाधा रहित सप्लाई रहेगी, तो इससे अच्छी और क्या बात है। रमा जी अभी जी क्योंकि अब विदेशी मदद भी आने लगी है, कुछ विदेशी जो लोग देश है वो भी यानी दूसरे देश जो है वो भी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं भारत के साथ, वो भी सहयोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। ये मदद काफी है या फिर अभी हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? अभी हमारे पास कितना है और अभी कितने ज्यादा की जरूरत है? अभी हमारे पास 75% to 80% है और हमें 25% प्लस की जरूरत है। और ये सारी जरूरत इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ केसेस कितने कंट्रोल में आते हैं। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो जाहिर है जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नंबर ऑफ केसेस कंट्रोल में आ गए तो फिर हमारा काम चलता रहेगा। और अगर हम विकल्प की बात करें कि ये जो रोजाना मामले अब 3 लाख से ऊपर संख्या हो चुकी है, आंकड़े बेहद भयावह है, डरावने हैं, इसको कम करने का, इस पे लगाम लगाने का विकल्प क्या है? क्योंकि देखा गया कई जगह जहां लॉकडाउन था वहां पे आंकड़ों में कमी आई है, तो क्या लॉकडाउन एक विकल्प है क्या? लॉकडाउन तो सबसे आखिरी और सबसे जरूरी विकल्प है, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी तो बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, उनका बिजनेस खराब होता है, तो आखिर जीविकोपार्जन के लिए भी तो लोगों को कुछ काम करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो पार्शियल लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसको तो रहने दिया जाए, और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा कर दिए जाए कि लोग एक दूसरे से मोहल्ले में या कंटेनमेंट में आना जाना बंद करें, जिन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो रहा है वहां से आना जाना बंद करें, और अपने ऊपर कमान रखें, अपने घर वालों पर अधिकार रखें कि वो घर से बाहर न निकले। जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तब तक घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, घर बैठे बहुत सारे कर रहे हैं। तो अपनी जान सुरक्षित रखना और समाज के लोगों की, परिवार के लोगों की जान सुरक्षित रखना इस भयावह बीमारी से आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक, कपिल श्रीवास्तव, हाँ जी ठीक है मैम, मैं दोबारा आऊंगा।
हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकला जाए, अपना ध्यान खुद रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। कपीश, अश्विनी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले तक हालात थे, सिचुएशन ठीक नहीं थी, लेकिन अभी हालात सामान्य हो रहे हैं, चाहे बेड की संख्या को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, अभी धीरे धीरे हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं, अब पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनको तो कहना ही चलेगा जब उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं, ये बेड दिला नहीं पा रहे। हम तो कह रहे हैं कि अश्विनी शाही जी का और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का आप नंबर ले लीजिए और अपने पे फ्लैश कर दीजिए कि इंडिया में जहां कहीं भी इन चीजों की जरूरत होगी इन नंबर पे संपर्क किया जाए, और उसके बाद हुआ कि नहीं वो आपको सूचित कर दिया जाए और आप प्रकाशित कर दीजिए, अपने यहाँ प्रसारण कर दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो चीज भुक्तभोगी है सामने आपके रोज कैमरे कैद कर रहे हैं, ऐसे बातें हो रही। और रमा श्रीवास्तव जी को अपने हिसाब से कहने दीजिए, मैं तमाम पीड़ा लोगों की समझता हूँ, क्योंकि ये सरकार ऐसी है जहां की सर्वोच्च न्यायालय की तो बात सुनी नहीं जाती है, हाई कोर्ट की बात सुनी नहीं जाती है, तो आम लोगों को धमकाना कैसे है वो तो योगी जी को मालूम है या मोदी जी को मालूम। बताया ही जाता है ना कि जो पैनिक फैला रहे हैं उनको जेल में डालेंगे, कोरोना की दवाई दे नहीं पा रहे, लोगों को ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, लोगों को बेड दे नहीं पा रहे, लोगों को वैक्सीन दे नहीं पा रहे, और आप 10,000 रुपए और 1,000 रुपए की और 500 रुपए चुकने की सख्ती लगा रहे हैं। आपके पास और कोई काम? अब मैं चीज सीधे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बता दें। RT-PCR मेरे घर के अंदर 3 कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें से बड़ी भाभी मेरी जो कोविड पॉजिटिव थी उनका GR नंबर यानी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइवेट लैब के पैड पे पढ़ करके मिला था, लेकिन जब भाई और भतीजे का लेने गया मैं तो उस पे ये नंबर नहीं था। और जब मैंने उस प्राइवेट डायग्नोस्टिक के डॉक्टर से पूछा, पैथोलॉजिस्ट से, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो मौखिक कहा गया है कि आपको बता दें, लेकिन क्योंकि 1,000 रुपए हम ले रहे हैं तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए प्रिंट करके दे रहे हैं। यानी गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है, ये आंकड़े के साथ थे। उसी भाई भावजाई और मेरे भतीजे का चारगांवा ब्लॉक के अंदर RT-PCR का टेस्ट किया और आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये मैं जनता की चोट पे कह रहा हूं, और अगर मैं पैनिक फैला रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के ये बैठे हुए हैं प्रवक्ता और मुख्यमंत्री जी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, मुझे जेल करा दे और मुझ पर मानहानि करवा दें। मैं तो खुलेआम इनको चेतावनी देता हूं कि मेरी आवाज आप नहीं दबा पाओगे, मैं सत्य की बात कहूंगा। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि वो 780 टन ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत वर्तमान समय में जो दिल्ली प्रभावित क्षेत्र है वहां पड़ रही है, आप 400-450 उनको ऑक्सीजन आपने मुहैया कराने की बात कही, और वो भी आप करा नहीं पा रहे हैं, आप 300-350 ही करा पा रहे हैं। आप जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं जहां बोकारो से लेकर चल रहा है या छत्तीसगढ़ से लेकर के चल रहा है, 70-80 टन ला करके आप दे रहे हैं एक बार में, 5-6 बीच बीच में जगह जगह उतर रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा है, और कारण मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे क्रोध क्यों है? शाही जी नाराज मत होइएगा, क्रोध इसलिए है कि देश का नागरिक मर रहा है, हमारा अपना रिश्तेदार भी मर रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 250 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर फंड से दिया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बना था, कि देश के अंदर 67 ऑक्सीजन के प्लांट सरकार लगाएगी या लगवाएगी, और 14 ऑक्सीजन प्लांट के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर स्वीकृति मिली थी। 14 में से एक भी स्थापित नहीं है। ये है योगी सरकार और इसका धोखा। और ये किस तरीके से रोज की रोज ये कॉरिडोर से ऑक्सीजन बना सकते हैं और कर सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि आज अगर 30,000 मिले तो कल 60,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन आपका अंतिम विकल्प है, लॉकडाउन आप लगा नहीं रहे हो, कहां से चेन तोड़ेंगे ये? इनके पास कोई कार्यशैली नहीं। और एक चीज नहीं राजेश भाई, एक बात है, हमारी डॉक्टर साहब रमन जो श्रीवास्तव जी हैं वो एक बात कह रही थी कि देखिए लॉकडाउन को आखिरी विकल्प इसलिए भी बहुत कारणों से बनाना पड़ेगा कि रोजगार और उसके मसले आते हैं। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। तो इसके मतलब जो पहला विकल्प इन्होंने पिछली बार बनाया था वो गलत बनाया था, और क्या इस बार वो सुधार कर रहे हैं? और मुझे आप बताइए 500 पे लॉकडाउन लगाया था, 50 लाख पे क्यों उठा लिया था? यानी कोई तो एक गलत है, या वो गलत था या ये गलत है। ठीक है, शाही जी से पूछिए इस पे मैं जवाब लूंगा कपीश, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। रोशनी मैं आपके पास भी आऊंगा, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के उस पार भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब और हकीकत जानना बेहद जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को लेकर जो दावा किया है कि अब हालात सामान्य है, सब कुछ ठीक है, कुछ लोग पैनिक फैला रहे हैं, उसमें आखिर हकीकत क्या है?
ब्रेक पे जाने से पहले कपिल श्रीवास्तव ने कई सवाल उठाए थे। अब मैं रोशनी का रुख करूंगा क्योंकि वो भी लगातार सरकार को घेर रही है। लेकिन रोशनी, हमने जब अश्विनी शाही जी से बात की तो उन्होंने कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अफवाहें फैला रहे हैं, पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं। हकीकत कुछ हो रहा है, ये कुछ और बता रहे हैं। आप कांग्रेस या सपा की बात मत मानिए, आप एक आम नागरिक के घर में घुस के रास्ते जब मौजूदा हालात के बारे में पूछेंगे तो जैसे मैंने बात कही है वो लोग भी चिल्ला चिल्ला कर यही कहेंगे, क्योंकि सच्चाई यही है। और सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये छुप नहीं पाएगी। क्योंकि अब आम नागरिक के घर के, मैंने खुद अपनी बुआ जी को खोया है, अपनी मौसी जी को खोया है, और इस भयावह स्थिति में अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए मैं अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए घर से बाहर निकल रही हूँ और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने अपने घर के परिवार के सदस्यों को खोया है, मैं नहीं चाहती कि कोई और अपने घर के परिवार के सदस्यों को ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से खोए। मैंने मुफ्त सेवा, एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है, जो पूरे बनारस में कहीं पे भी किसी को भी कहीं जाना हो। हमारे कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने कितने टन ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से मंगवा के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिए। तो हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने तरफ से ज्यादा मदद कर रहा है, और जो सबसे ज्यादा मदद करने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है और वो घर में छुप के बैठे हैं, दुम दबा के बैठे हैं और सब के सब रिपोर्ट बनवा दे रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, मैं घर में हूं, मैं आइसोलेशन में हूं। अब जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ के विधायकों की, यहाँ के मंत्रियों की, वो सब के सब घर में हैं और किसी का भी कॉल नहीं उठ रहा है। वो अपने सोशल मीडिया साइट से फर्जी नंबर जारी कर दे रहे हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो इससे संपर्क करिए, अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो इससे संपर्क करिए। लेकिन एक भी फोन नंबर काम का नहीं है, उस पर कॉल करेंगे तो आप स्विच ऑफ ही बताएगा। तो ये है जमीनी हकीकत, यहाँ के बच्चे से आप पूछ सकते हैं। अश्विनी शाही, हकीकत कुछ हो रहा है, आंकड़े कुछ हो रहे हैं और इन सबको क्या दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ और बताया जा रहा है। क्या ये कुर्सी बचाने की कवायद की जा रही है? राजेश जी, मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में हमारे साथी लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहूंगा। मैं चूंकि कबीर भाई ने कुछ आरोप लगाए हैं, फिर उसके बाद रोशनी जी के आरोपों पर मैं आ रहा हूं। हाँ। लेकिन उसके पहले डॉक्टर रमा ने जो कहा, मैं उस चीज से सहमत हूँ। इन्होंने कहा 75% से ऊपर हमारे पास है और कुछ की जरूरत है, वो सब जब संख्या और बढ़ जाएगी तो उसकी व्यवस्था करनी। इसका मतलब कि अभी हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, वही बात मैं कहना चाह रहा था। लेकिन अगर कल को किसी ने असेसमेंट नहीं किया, अगर चीजें मरीजों की संख्या बढ़ती है और आती है, जो कि ईश्वर की कृपा है, लाख लाख धन्यवाद है कि लगभग हमारे यहाँ मात्रा कुछ घटा है। अब धीरे धीरे देश में 30,000 के आसपास मरीज घटे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में भी कुछ घटा है संख्या। तो ईश्वर न करे ये बढ़े, घटता ही रहे, ज्यादा बढ़िया है। अब मैं कपिल जी के बातों में आऊंगा। कपिल जी देखिए, मैं आपसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आरोप लगाना, किसी को झूठ बोल देना, मैं यहाँ पर अगर आपने कुछ कहा तो मैं अभी कह दूं कि भाई अभी आपके अखिलेश यादव ने तो जो है वहां बैठकर सिनेमा देख रहे थे, वो क्या कहते हैं, उनको जाना चाहिए था फील्ड में। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं, इस प्रदेश में राजेश जी ध्यान से सुनिएगा और बहुत कायदे की चीज बता रहा हूं, 81 इस समय ऑक्सीजन प्लांट है उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों में 81 ऑक्सीजन प्लांट में हम इस समय 36,500 सिलेंडर हम इस समय बनाते थे। अब जो है इसके बाद 10 की अभी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किया है, 63 लाख। एक प्लांट के लिए 10 अभी और हम 15 से 20 दिन में लगवा देंगे, 10 और लग जाएगा, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था इतने आ जाएंगे, क्योंकि IIT का सर्वे फेल हो चुका था। उन्होंने भी पूरे देश में 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का दूसरे वेव में नहीं बताया था। तो अब हम इसमें अचानक जरूरत पड़ी, अगर कहीं पर जो है 100 लोगों का खाना बन रहा हो, 150 लोगों का बन सकता है, लेकिन अगर 500 लोग आ जाएंगे तो दिक्कतें होंगी, चाहे कोई प्रदेश होगा। मैं किसी प्रदेश को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस समय 900 मीट्रिक टन का उत्पादन से ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको कपिल भाई ये बताना चाहूंगा। दूसरा, आपने अपने परिवार के लिए कुछ कहा, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं।
कष्ट की घड़ी में हम आपके साथ हैं। लेकिन आपने मानहानि का दावा और गिरफ्तारी की बात तो कर दी, लेकिन के खिलाफ जहां पर आपने जांच कराया उसके खिलाफ नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज कराने का काम आपने नहीं किया और यहां पर आकर आप भ्रम फैला रहे हैं। अब मैं आता हूं कांग्रेस की बहन हमारी जो है, इनको मैं सलूट करता हूं कि अपने व्यक्तिगत प्रयास के लिए। राजेश जी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया एम्बुलेंस सर्विस, मैं इनके कामों को जान रहा हूं। इन्होंने अपनी गाड़ियां दे दी हैं, लगा दी एम्बुलेंस के लिए, इन्होंने डीएम से परमिशन लेकर अपनी स्वयं की गाड़ी इन्होंने लगाया है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उसमें प्रियंका जी का क्या योगदान है? इन्होंने योगदान दे दिया ऑक्सीजन सिलेंडर छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में भिजवाया है प्रियंका गांधी ने, इसका खुलासा किया जाए। मैं आपके जैसे जिम्मेदार चैनल पर पूछना चाहता हूं और उसका मैं अभी तुरंत आपके शो पर वहां के डीएम से पूछूंगा, वहां का डीएम बताएंगे, वहां के सीएमओ बताएंगे ये कहां पर आया है कि नहीं आया है। ये झूठ फैलाने का काम हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं मेरे तरह आप करिए। मैं स्पष्ट रूप से राजेश जी मानता हूं कि अगर जो कमी थी मैंने माना, लेकिन जो अच्छाई है जो हम भरपाई कर ले आए हैं और अपने 23 करोड़ प्रदेश की जनता के लिए योगी आदित्यनाथ जी क्वारंटाइन होने के बावजूद, आइसोलेशन में होने के बावजूद वो 24 घंटा नजर गड़ाए हुए हैं अपने प्रदेशवासियों के कामों पर। आपकी बात पे टिप्पणी कर रहे थे, मैंने बीच में उनको रोका। बीमार पड़ रहा उसको कैसे सहायता पहुंचाई ठीक है, जब ऑक्सीजन की आप बात कर रहे थे कपिश आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। कपिश श्रीवास्तव जी, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। 900-950 मैट्रिक टन अगर आपके यहाँ अगर उत्पादन हो रहा है तो आप 60 टन 70 टन आप कॉरिडोर से लेकर के आ रहे हैं। आपको मालूम है मैट्रिक टन का मतलब कितना होता है? 480 टन मात्र तो दिल्ली का है। आप कितना 900 मैट्रिक टन बता रहे हैं? या तो सही आंकड़े लेकर के आओ मेरे लिए, और वरना जो लोग मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आज सुन लीजिए। कोर्ट निर्धारित करती है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, गफलत मत फैलाइए। मैं भी समान प्रज्ञावान व्यक्ति हूँ, एडवोकेट हूँ, यही पढ़ाई करके बैठा हूं। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि मैंने जो आपके पास कहा तो क्या आपने समझ लिया कि मैंने सीएमओ क्या चिकित्सालय पे नहीं किया है? और आने दीजिए, अभी तो हमारे यहाँ 156 की कार्रवाई बंद हो गई है, एविडेंसेस की कार्रवाई बंद हो गई है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आपकी पुलिस कर रही है एफआईआर, मैं करूंगा एफआईआर। लेकिन चक्कर यह है कि उसमें दिखाया जा रहा है कि सैंपलिंग नॉट रिसीविंग। इसका क्या मतलब होता है? उमा श्रीवास्तव जी से पूछिए, रमा श्रीवास्तव जी से पूछिए कि अगर हमारे तीनों लोग सैंपलिंग दे करके आए थे तो फिर ये लिख करके क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? इस तरीके से खेल चल रहा है। और आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। शाहिद जी पहले सुन लीजिए पूरी बात, शाहिद जी पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आपको तो हाई कोर्ट ने ही फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई है। आप उनकी भी नहीं सुनने के लिए तैयार। उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि जो भी सरकार इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाइयां मुहैया नहीं करा पा रही, ऑक्सीजन नहीं करा पा रही, बेड नहीं करा पा रही, और क्या बोलते हैं दवाई नहीं दे पा रही है, वो क्रिमिनल ऑफेंस कर रही है सरकार, क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या रिकॉर्ड लगाई है? और बात सुन लीजिए, और बात सुन लीजिए, मैं पूछता हूँ, मैं सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि 70-75% की व्यवस्था है और 25% की हमको सुधार की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि इस समय आपके पास बेड, ऑक्सीजन और दवाई पर्याप्त है। हमें वो शख्स का नंबर दे दीजिए, हम इसको प्रकाशित करा देते हैं। आप भी अपने उस पर चलवा दीजिए कि सारे लोग उनको टेलीफोन करके पूछे कि ये बेड हमको दिलवाइए, कहाँ है बेड? मैं तो बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ। सरकार अपने दबाव में अपने अधीनस्थ काम करने वाले संगठनों को लेती है और उनके लिए रमा श्रीवास्तव, हाँ डॉक्टर रमा, लॉकडाउन लगाना आखिरी विकल्प है। मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं बेड की कमी, कहीं ऑक्सीजन की, कहीं जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर रही हैं, सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ सबके सामने है। ऐसे में विकल्प क्या बचता है तीसरा? क्या आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी? आप लॉकडाउन नहीं लगा रहे तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या विकल्प है जिससे कोरोना रुके, ये मामलों पे जो बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लग सके? एक हफ्ते का लग जाता है तो नंबर ऑफ केसेस मेरे ख्याल में 25 से 30% तो नीचे गिरेंगे।
संक्रमण की संख्या कम होगी, क्योंकि लोगों का एक दूसरे से आना जाना, उनसे मिलना जुलना, ये सब काफी कम हो गया है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को, सभी जनता को, इंडिविजुअल्स को भी ये समझना जरूरी है कि वो अपना बचाव कैसे करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना को अभी भी भ्रम मानते हैं, वो कहते हैं ये सब प्रकार का फैलाया हुआ है और कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। ऐसे लोग हमसे मिले, हमारे कई पेशेंट भी ऐसे हैं जो ये कहते निकल जाते हैं। तो इन लोगों को एजुकेट करना, इनको अवेयर करना, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। और वो न्यूज पेपर, एडवर्टाइजमेंट, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, कि हर व्यक्ति को ये सूचना, ये अवेयरनेस ये पहुंच सके कि कोरोना नाम की बीमारी बहुत भयावह बीमारी है और इसका कोई शर्तिया इलाज अभी तक नहीं आया है। जो वैक्सीनेशन भी लग रहे हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। वो वायरस को मार नहीं देते हैं, वायरस बढ़ नहीं पाता है वैक्सीनेशन के बाद, ये सही बात है। बहुत सारे रोगों के अगेंस्ट वैक्सीन लगते हैं और कोरोना भी उनमें एक है। लेकिन सिर्फ बचाव भी सबसे बड़ा तरीका है। अगर हम इस बीमारी से बचे रहते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं है। क्योंकि कौन सा मरीज एसिम्टोमेटिक रहेगा, बहुत सारे लोग कैरियर होते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो वो समझते ही नहीं है कि उनके पॉजिटिव होने से ये बीमारी बहुत सारे लोगों तक फैल सकती है जी। और किसको ये बीमारी क्या स्थिति में पहुंचा देगी ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता। ये सच है कि जो 50 ईयर्स प्लस के लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ कैंसर के रोगी हैं, कुछ दिल के मरीज हैं, ऐसे रोगियों के लिए कोरोना का संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन जो सामान्य इस सेकेंड वेव में तो ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे एडल्ट जो यंग पेशेंट हैं, 25-30 साल के लोग हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ तक कि 2.5 साल का बच्चा संक्रमित हुआ है जी। और 25-30 साल के लोगों की वेंटिलेटर पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो यह बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। तो जब तक हम लोग अपने आप नहीं समझेंगे कि हमें खुद को भी बचाना है और दूसरों की भी जीवन रक्षा करनी है, जो बीमार है उनकी तो बेहतर से बेहतर सेवा होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमारे अच्छे रहे हैं। बहुत सारे लोग संक्रमण और भर्ती होने के बावजूद अच्छे होकर अपने घर वापस गए हैं और बहुत सारे लोग स्वस्थ हो रहे हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। ये पॉजिटिविटी लोगों में बढ़ाई जानी चाहिए। और 85% लोग ऐसे होते हैं जी जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कई बार वो इतना डरे हुए होते हैं कि उन्हें लगता है कि जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जब हमें बेड की जरूरत पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे। तो इस डर को दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स तो बढ़ाया ही जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सुविधाओं की और ऐड ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे मरीज हैं जिन्हें बेड की जरूरत रोज, बिल्कुल उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें बेड की जरूरत है, उन्हें दवाओं की जरूरत है, उन्हें इंजेक्शन की जरूरत है। लेकिन कई जगह कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से उसे ब्लैकमेल या ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। रोशनी, आप ये बताएं कि आप ये कह रही हैं कि आप लगातार जमीन पे उतर के हकीकत जो है उसके लिए काम कर रही हैं, जन सेवा कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, लोग आपको फोन कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले जो हालात थे, क्या 3 दिन बाद उसमें कोई सुधार हुआ है? क्या अभी की अगर बात करें तो अभी कुछ फोन कॉल्स आना कम हुए, लोगों की मदद हो रही है सरकार की तरफ से? सैटरडे संडे जो लॉकडाउन था उसमें उत्तर प्रदेश की जनता का हाहाकार मच गया। मेरे पास एक कॉल आ रहा है कि मैम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मैंने उसको कहा कि मैं व्यवस्था कर रही हूँ। उसके बाद आधे घंटे बाद कॉल आ रहा है कि मैम व्यवस्था मत करिए, वो पेशेंट एक्सपायर हो गया है। तो ऐसे मैंने सैटरडे संडे को इतने भयावह स्थिति से मैं गुजरी हूँ और मैं एकदम मेंटल प्रेशर में चली गई थी, ये सब देख के सुन के। लेकिन अगर आप बात करें आज की, तो आज जितने कॉल्स आते हैं तो उसके 10% कम आए हैं, बाकी 90% कॉल्स हैं आज। ठीक है, यानी थोड़ा सा सुधार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कपिश जी, देखिए जिस तरह के हालात हम सबके सामने थे उससे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस वक्त अछूता नहीं है, बल्कि वो पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ा है।
चाहे दिल्ली हो, चाहे फिर वो दूसरे राज्य हो, हर जगह इसका असर जो है वो दिखाई दिया। यानी जो तैयारी उस एक साल में होनी चाहिए थी, जो पिछले पहली लहर में उसके बाद का जो वक्त मिला संभलने के लिए करनी चाहिए थी, शायद उसमें नाकाफी वो तैयारियां हुई हैं, लापरवाही हुई है, तभी आज खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसमें राजेश जी कहीं दो राय नहीं, बल्कि पिछली बार लग रहा था कि सरकार है और सरकार काम कर रही है। भले ये एक बात अलग थी कि मोदी जी ने 500 पे लॉकडाउन जब किया था तो ट्रेनें भी रोक दी थी, परिवहन भी रोक दिया था, पहला विकल्प बनाया था उसे। और उससे पहले विकल्प के लिए जब विपक्ष कह रहा था, उनसे संसद के अंदर कह रहा था कि केवल आप ये जल, थल और नभ का ये 3 दरवाजा बंद कर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाम लगा दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि पैनिक मत करिए। यही हर्षवर्धन साहब ने भी कहा था। और 500 पे लॉकडाउन किया था नमस्ते ट्रंप कराने के बाद, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद, और उसके बाद 50 लाख को उठा लिया था। कोई बात नहीं, आपने जो किया, लेकिन उस दरमियान सरकार कहीं ना कहीं चाहे ताली बजवा रही हो या थाली बजवा रही हो, चाहे जैसे भी कर रही हो, उसने कोशिश जरूर की थी। और कोशिश जब उसने सकारात्मक रूप से 2-3 महीने के बाद करना शुरू किया, विपक्ष को भी शामिल किया, तमाम मुख्यमंत्रियों से भी सेमिनार्स किए प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद पूरे देश के लिए एक जैसा फैसला लिया। क्योंकि जब पैंडेमिक आती है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काम करता है और एक्ट काम करता है, उसमें केंद्र सरकार को निर्णय पूरे देश के लिए लेना होता है, प्रदेश सरकारें उनकी नसीहतों पर चलती हैं और क्रियान्वयन करती हैं। लेकिन इस समय तो केंद्र सरकार गायब है, वो तो प्रचार मंत्री बन करके पूरा 5 राज्यों में चल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चल रहे थे, क्योंकि इन लोग की हाईवी डिमांड है। भाई बेहतरीन ये नेता है हमारे देश के और भारतीय जनता पार्टी के, तो ये तो उधर व्यस्त थे, इनको ना उत्तर प्रदेश से मतलब था ना इनको देश से मतलब था। लापरवाही इस हद पे हुई है कि आपको मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं उसमें गोरखपुर जिले के 965 मास्टर जो गए थे वो संक्रमित हो गए, जिसमें से कई की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें, ये हिसाब था कि ड्यूटी तुम्हारी नहीं काटी जाएगी, भले तुम पॉजिटिव की रिपोर्ट लेके आए हो, पहले जाओ ड्यूटी करो, उसके बाद लौट करके आना, जिंदा रहोगे तो ठीक है, नहीं रहोगे तो FIR तुम्हारा, जब जिंदा रहोगे नहीं जाओगे तो तुम्हारे पर FIR कर दिया जाएगा। ये भी एक मिशन से चेहरा सरकार और सरकार के रूप में प्रशासन जो काम कर रहा था, DM SPM, उनका चेहरा प्रकाश में आया है। और यही सब कारण है जिससे स्प्रेड हुआ क्या, त्रिस्तरीय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा था इनके समर्थकों। इन्होंने मुंबई से, इन्होंने दक्षिण भारत से, इन्होंने बेंगलोर से, हर जगह से लोगों को बुलवाया और वोट डलवाने के लिए पैसे तक, और उनके पास टिकट के पैसे तक भेजे थे। और ये बात ग्राउंड रियलिटी है, आप पता करा करके देख लीजिएगा। जब दूर दूर से संक्रमित लोग आ गए, और इस बार गांव नहीं बचा है, गांव में भी है, और गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही है। आप बताइए, 40 लाख टेस्ट अभी आप करा पाए हैं 32 करोड़ की जनता के अंदर, आप कौन सी ट्रेसिंग कर रहे हैं? आप कहां रोक पाएंगे? आप RT-PCR करा लें, आप एंटीजन तो जब कराएंगे जब हैवी आदमी संक्रमित हो जाएगा तब आवेगा, लेकिन आप RT-PCR करा करके देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं 30 पैसे 35% लोग उत्तर प्रदेश के अंदर संक्रमित हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में हैं, वो दवा कर रहे हैं, भले उनकी जांच नहीं हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे फ्रॉड के आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार जारी कर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी देखिए, याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अभी उन्होंने 30 तारीख को अप्रैल में डेट लगाई है। उन्होंने कहा है इस भारत सरकार से कि हम लोग मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं। उन्होंने तमाम चीजों पर नकार लगाई है। उन्होंने वैक्सीनेशन के दाम पर भी इनसे प्रश्न पूछा है। लेकिन बात यह है कि इनके लिए सब कुछ ठीक है, चाहे पूरी दुनिया चिल्ला के मर जाए, लेकिन वो नहीं मानने वाले। ना ये कोर्ट की सुनेंगे, ना जनता की, ना विपक्ष की, केवल यही सही है, बाकी सब आपके चैनल पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ पर बैठकर ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, और फैलाएंगे क्यों नहीं। आपने यहाँ की कार्रवाई भ्रम फैला रहे बात कर रहे हैं चुनाव की। जया भादुड़ी जी की कौन सी वहाँ राजनेता नहीं गई थी प्रचार करने, क्यों गई थी? इलेक्शन आप सरकार में रहते हुए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है, मद्रास हाईकोर्ट से कहा है कि क्रिमिनल कार्रवाई की है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल कार्रवाई की है। ये मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी है। आप किसको कितने जेल भेजिएगा, किसको कितने जेल भेजिएगा? सुन लेते हैं, एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव, लगवाया कि नहीं लगवाया, ये जवाब नहीं दिया आपने।
देखिए ये नहीं बता पा रहे हैं, ये आगे अरे हम लोग गोमूत्र की वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं लगवाने वाले हैं और आपने 13 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आज 232 करोड़ रुपया आज से कोवैक्सीन और कोरोना वैक्सीन के लिए मांगा गया, उन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा सरकार ने हाथ खींच लिया। ये शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी पैसे नहीं दिए गए। आज नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों मर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है वैक्सीनेशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है वैक्सीनेशन के काम को लेकर के। एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव, एक सेकंड अश्विनी शाही, देखिए अभी व्यक्तिगत ना हो, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी ना करें, हालात बेहद भयावह है। आप ये बताएं कि अभी स्थिति क्या है, उससे निपटने की क्या तैयारी है। अश्विनी शाही आप ये बताएं मौजूदा वक्त में प्रदेश के हालात क्या हैं, उससे निपटने की क्या तैयारी है, जितने संसाधन हैं क्या उतने काफी हैं या फिर ये कितना है और अभी कितने की जरूरत है, हालात कब सामान्य होंगे? राजेश जी, जो भी हमारे पास संसाधन है हम उसमें बेहतर करने की व्यवस्था कर रहे हैं और हर रोज एक नया काम किया जा रहा है कि जिससे प्रदेश की हमारी जनता। अरे ये तो बता दीजिए कितने संसाधन है, कितने L1 L2 L3 के बेड हैं आपके पास पूरे प्रदेश के अंदर। एक विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी करते हैं कि किस जिले के अंदर किस किस जगह पर कितनी है, और आप आप करना चाहते हैं कंप्यूटर पे। मुझे बताइए आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं जारी करना चाहते हैं? मेडिकल कॉलेज में कितना है, एम्स में कितना है, PPCI में कितना है, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी बताइए कि पिछली बार कितना था, भविष्य में कितना, सच्चाई को क्यों छुपाते हैं? सच्चाई को छुपा रहे हैं। अरे हम लगवाए ना लगवाए, हम लगवाए ना लगवाए, आपने लगवाया ना, प्रधानमंत्री जी को नेता है तो मैंने लगवाया ना। आज प्रकाश वर्मा जी की वाइफ ने भी डबल वैक्सीन लगवाई थी, बता नहीं पाया। आप वेंटिलेटर नहीं दे पाए अपने एसपी को, आप विकास रंग के वाइफ को वेंटिलेटर नहीं दे पाए। आप एसपी आदित्य वर्मा 5 घंटे वाइफ जिन्होंने डबल टीका लगवा लिया था, उनको आप वेंटिलेटर नहीं दे पाए और उनकी जान नहीं बचा पाए, वो तड़प के मर गई। इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार रही है। देखिए मैंने बड़ी साफगोई से बड़ी एक सफाई से एक सवाल पूछा है, हमें उसका जवाब लेने दीजिए। लोग देख रहे हैं बहुत स्थिति खराब है, लोग अपनों को खो रहे हैं, हर घर में अंधेरा हो रहा है, बेहद जरूरी है कि इस वक्त रोशनी जगाई जाए। अश्विनी जी आप ये बताएं अभी हालात से निपटने की क्या तैयारी है, जो स्थिति अभी बनी हुई है वो सामान्य कब होगी, लोगों को एक फोन पे बेड ऑक्सीजन कब उपलब्ध होगा? देखिए राजेश जी, बड़े जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि रोज प्रशासन एकदम मतलब मजबूत तौर पर युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा। मैंने अभी बताया कि जो प्लांट हमारे पास है, चूंकि ऑक्सीजन का कोटा केंद्र सरकार निर्धारित करता है, अभी 10 प्लांट माननीय योगी जी ने लगने के लिए बोल दिया। एक PGI का प्लांट चालू हो गया है और 10 प्लांट जो हमारे लग जाएंगे, 15 दिन के अंदर लगेंगे, मतलब मैक्सिमम 15 दिन लगेगा। बाकी की सप्लाई केंद्र सरकार हमको दे रही है। लगभग सप्लाई 1 से 2 दिन में हम कम से कम इतने पर तो आ जाएंगे कि किसी अस्पताल में हमारे किसी भाई को ऑक्सीजन की कमी से उसकी जान नहीं जाएगी। ये मैं आपसे कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है डॉक्टर रमा श्रीवास्तव पर पूरी रोक। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा राजेश जी कि सपा के जो नेता है या कांग्रेस के जो नेता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, ये लोग भी जिम्मेदार भारतीय का एक वो निभाए। अरे हमारे पास एजेंसीज है क्या, हमको देगी जो सरकार आज चलाने के लिए? आप इस तरह करके हट जाइए। आप है ही कहा केंद्र सरकार इस्तीफा दे दे, केंद्र सरकार पेंडेमिक का समय नहीं ले रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर रही है, प्रधानमंत्री जी कैसे कर रहे हैं? डॉक्टर रमा श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट दोनों को डॉक्टर रमा श्रीवास्तव अभी जो स्थिति है, देखिए वक्त की मेरे पास कमी है, आखिर में मैं रमा जी के टिप्पणी चाहता हूँ। रमा जी अभी हालात ये जो बने हुए हैं, ये आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा इसे सामान्य होने में? अभी कितने और संसाधनों की जरूरत है? ये हालात कब सामान्य होंगे, जब एक फोन कॉल पे लोगों को मदद पहुंचेगी? हालात सामान्य होने में तो कम से कम 1 महीना लगना ही, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जब तक बिल्कुल कम नहीं हो जाते, जैसे बीच में हो गए थे, दिसंबर जनवरी में 50 केसेस हो गए थे, 30 केसेस हो गए थे, अस्पताल खाली रहने लगे थे, कई बंद हो गए थे, तो ये स्थिति आने में तो अभी समय लगेगा, क्योंकि केसेस जो भी संक्रमित होते हैं वो 15 दिन में नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचा हुआ होता है, निमोनिया होता है, तो उसे ठीक होने में
कई बार पूरा महीना खर्च हो जाता है जी। और मरीज 15 दिन 20 दिन एडमिट भी करने की जरूरत पड़ सकती है जो हाई रिस्क केसेज हैं उनके लिए। तो सबसे जरूरी यही है कि सबको समय से दवा मिलती रहे, समय से ऑक्सीजन मिलता रहे, मतलब जिस भी चिकित्सा सुविधा की जिस मरीज को जरूरत है वो अगर मिल रही है तो उसके मृत्यु की संभावना कम हो जाती है और उसका हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है। चलिए, बिल्कुल के बारे में तो बेहद जरूरी है कि सही वक्त पे सही इलाज जो है वो लोगों को मिल पाए ताकि जान किसी की ना जाए। बहुत शुक्रिया रमा श्रीवास्तव, कपिश श्रीवास्तव, रोशनी जायसवाल, अश्विनी शाही जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि जो हकीकत है क्या वो कुछ और है और जो दावे किए जा रहे हैं वो कुछ हो रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हालात अब सामान्य है, कुछ लोग पैनिक फैला रहे हैं, लेकिन अभी भी कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जो कई सवाल जहन में पैदा करती हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।